मैना के 3 बच्चे थे और वह विधवा हो गई। जो भी मैना को देखता अफ़सोस करता और उसकी सुंदरता को देख कई रिश्ते आए, लेकिन बच्चों की वजह से उसने ठुकरा दिए। लेकिन लोगों को तब हैरत होती कि मैना घर से बाहर निकलती भी नहीं और हर दिन उसके घर से नए-नए खानों की सुगंध आती है। मोहल्ले वालों ने मैना का जीना मुश्किल कर दिया और उस पर लांछन लगाने लगे। एक दिन सब इकट्ठे होकर उसके घर आ धमके, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मोहल्ले वाले के होश उड़ गए, क्योंकि मैना के घर में मम्मी, क्या पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे? मैना का बड़ा बेटा सोनू मासूमियत से माँ से पूछ रहा था। मैना का दिल कट कर रह गया। सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई थी। छोटे छोटे 3 बच्चे थे। सबसे बड़े वाला सिर्फ 9 साल का था कि अचानक उसके पति जितेश का देहांत हो गया। जिस कंपनी में वह काम करते थे उस कंपनी में अचानक आग भड़क उठी थी। बाहर अर्थी रखी थी और बच्चे माँ से लिपट रहे हुए लाश को देख रहे थे। खुद मैना का रो रो कर बुरा हाल था। उसे तो अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। छोटा था, किराए का घर और खाली जेब। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। पति की मौत पर रोना भूल कर वह तो टुकुर टुकुर अपने बच्चों को चेहरे देख रही थी। आदमी अर्थी उठाने के लिए आए तो घर में एक कोहराम मच गया। जितेश की बहन सीने बैठते हुए मैना को बुरा भला कह रही थी। मनहूस डायन खा गई हमारे भाई को। जब से आई है तब से उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची थी। डायन औरत मैना डर कर अपने तीनों बच्चों को खुद से चिपटा लिया। उसे पता था कोई उसका सगा नहीं और ऐसा ही हुआ। अर्थी घर से जैसे ही निकली सारे लोग भी खा पी कर विदा होने लगे। जितेश की बहनें शादीशुदा थी। उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चल दिए, इस विचार से कि कहीं भाभी उन पर बोझ ना बन जाए। शाम तक घर खाली हो गया। घर में मैना अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई। जितेश की खाली चारपाई को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह घबरा कर उठ खड़ी हुई। मम्मी, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, बड़े बेटे ने कहा और भाग कर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आने वाले 2 आदमी थे। वह खोजी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। मैना भी घबरा कर उठ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैना को देखा उनकी आंखें हैरत से फैल गई। मैना घबरा कर अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया। वह कम उम्र थी, जवान भी थी और सुंदर थी। मैना कौन है? जितेश, क्योंकि हमारी कंपनी में मरा था, इसलिए मालिक ने उसके नाम पर 20,000 रुपये दिए हैं। यह उसकी विधवा को मिलेंगे, एक आदमी ने कहा। तो मैना को विश्वास नहीं आया। भगवान ने पैसों की मदद तो की थी, लेकिन सामने वाले एक आदमी की आंखों से टपकती हवस उसे परेशान कर दे रही थी। मैं ही हूँ। मैना, लाइए यह रुपए मुझे दे दीजिए। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उस आदमी ने रुपए मैना के हाथ पर रखते हुए जानबूझकर अपना हाथ मैना के हाथ से टकरा दिया। एक करंट सा मैना के शरीर में दौड़ गया। वह रुपए झपटकर तेजी से पीछे हुई। अब आप मेरे घर से चले जाइए। मैना पराए मर्दों का सामना नहीं कर सकती। मैना ने कहा तो आदमी जोर से हंस पड़ा। इस तरह घर में बैठकर भूखे बच्चे कैसे पालोगी? अगर कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। कार्ड निकाल कर मैना के पास फेंकते हुए उस आदमी ने हवस भरी नज़रों से मैना को देखकर सर से पैर तक उसे ध्यान से देखते हुए वह बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। मैना जल्दी से अपने बच्चों को पकड़ा और भागकर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वह फूट फूट कर रो दे। पहले ही दिन लोगों ने उसे मुफ्त का माल समझ लिया था। बाहर खड़ा आदमी कुछ देर इंतजार करने लगा और फिर खुद ही परेशान हो रहा था। बाकी दोनों तो छोटे थे, ना समझ थे। बड़े बेटे ने जाकर दरवाज़ा जल्दी से अंदर से बंद कर लिया। मैना अंदर बैठी काँप रही थी। 20,000 रुपये कब तक चल सकते थे? बच्चों की ज़रूरत और भूख प्यास के आगे तो यह बिल्कुल किसी मामूली तिनके जैसे थे। दिन गुजरने लगे। मैना के बच्चे पास के स्कूल में जाते थे। एक हफ्ते के बाद छुट्टी के समय मैना के बच्चे घर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लाल निशान, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। यह क्या है और किसने मारा तुम्हें? मैना ने घबराकर अपने बच्चों को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। उसने कहा कि पिछले महीने की फीस भी नहीं दी थी और इस महीने तो तुम्हारा बाप ही मर गया। अब किस कौन भरेगा? इसलिए घर चले जाओ। बेटे की बात सुनकर मैना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। बच्चे फूट फूट कर रोते हुए उससे लिपट रहे थे। बच्चों को खुद से चिपटा वह खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। कुछ ही देर बाद बच्चे शोर मचाने लगे। मैंने किचन में जाकर देखा, चावलों का डब्बा खाली था, आटे का कनस्तर भी खाली ही था। यहाँ तक कि दालें और मसाले इत्यादि भी खत्म हो रहे थे। दुकान से सामान लाने के लिए मैना को जाना ही था। लाचार होकर वह घूंघट करके बेटे का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल आई। दुकानदार पुराना था और जानता था कि मैना के पति के देहांत हो चुका है। मैना ने जैसे ही दुकान पर जाकर सामान गिनवाया, अंदर बैठा हुआ मोटे पेट वाला सेठ धनीराम एकदम
सीधा होकर बैठ गया। उसने सर से लेकर पैर तक मैना को देखा। भाई, आटा, चीनी और तेल दे दे। इन पैसों में इतना सामान आएगा, उतना ही दे दे। मैना ने 500 के 3-4 नोट निकाले रखे थे, मगर धनीराम का ध्यान पैसों की ओर कहाँ था। वह तो भूखी नजरों से मैना को देख ही जा रहा था। क्या बात कर रही हो मैना? मुझे पता है तुम एक परेशान औरत हो। तुम्हारा पति मर गया है। मैं तुमसे पैसे क्यों लूंगा? तुम मुफ्त में सामान ले जाओ। धनीराम ने मीठे सहज जैसे स्वर में कहा तो मैना काँप कर रह गई। नहीं, मुफ्त में क्यों? मेरे पास पैसे हैं। आप इन पैसों का सामान दीजिए और देर मत कीजिए। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मैना ने गुस्से से कहा तो धनीराम संभल कर बैठ गया। पागल, क्यों अपनी जवानी मरने वाले के लिए बर्बाद कर रही हो? उम्र तो देखो अपनी, सिर्फ 20 साल की लगती हो और इतनी सुंदर हो कि चांद भी शर्मा जाए। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मेरे परिवार में किसी को नहीं चलेगा। मैना तुम्हें अलग घर लेकर दूंगा, तुम वहाँ अच्छे से रहोगी। धनीराम की बात पर मैना काँप कर रह गई। उसने घबराकर पैसे उठाए और बेटे का हाथ मजबूती से थाम कर उल्टे पैर दुकान से बाहर निकल आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने तो उसे मुफ्त का माल समझ लिया था। वह अपने मोहल्ले से निकलकर दूसरे मोहल्ले की दुकान पर गई। यहाँ भी वही हाल था। लोग उसे जानते थे। उसे देखते ही आसपास से बातें करने लगे। मैना की आंखों से आंसू आ गए। जैसे उसने ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा और वापस अपने घर की ओर चल गई। इस शाम शीतल मौसी मिलने आई। वह मोहल्ले में रहकर पूरे मोहल्ले में एक खबर के दूसरे घर पहुंचा करती थी। कब तक अपनी जवान बर्बादी करती रहेगी इन बच्चों के पीछे? इनके दादी के हवाले कर दो और खुद अपनी ज़िंदगी बना। एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। लड़का 40 साल का है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। बच्चे जवान हैं। बस उसे एक सुंदर और कम उम्र की पत्नी चाहिए। तेरी शक्लो सूरत देखकर तो मुझे लगा कि यह रिश्ता तेरे लिए बहुत अच्छा है। शीतल मौसी ने कहा तो मैना घबरा कर रह गई। क्या बात कह रही हो मौसी? मैं अपने बच्चों को दूसरों को दूँ और खुद दूसरी शादी कर लूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुंदर और कम उम्र हूँ? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी। मैना ने कहा तो शीतल मौसी ने बड़ा सा मुंह बना लिया। बस तो फिर बैठी रहे बच्चों को लेकर। कोई तुझे चैन से बैठने नहीं देगा और कौन उठाएगा उनके खर्च? 3 बच्चों के होते हुए तो घर से बाहर जाकर काम तो कर नहीं सकती, और जहाँ भी काम करने जाएगी वहाँ क्या आदमी तुझे देखकर अपनी राल टपकाएंगे नहीं? मेरी माँ ने तो छोड़ दे इन बच्चों को। शीतल मौसी ने सारी बातें समेट दी थी, मगर मैना काँप कर रह गई। उसने जल्दी से तीनों बच्चों को अपने साथ चिपका लिया। दोबारा यह बात भी मत करना मौसी, मैं अपने बच्चे कभी की नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। आप चली जाए यहाँ से। मैना ने साफ इनकार कर। शीतल मौसी मुंह ही मुंह बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं। आजकल तो औरतों के लक्षण ही बदल गए। ऐसा आराम, अकेलापन चाहिए बस। लगता है खुद ही अपने पति से जान छुटाई है। शीतल मौसी बड़बड़ाती हुई घर से निकली कि मैना एक बहुत अच्छी खबरें उन तक पहुंचा दी कि किस तरह मैंने एक बहुत ही अच्छे रिश्ते को इनकार कर ही दिया है। आजकल की औरतों को तो देखो जरा, बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लेकिन फिर भी इतने नखरे हैं। मैना को तो शुक्र करना चाहिए कि 3 बच्चों के बाद भी उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। पड़ोसन ने भी शीतल मौसी के हाँ में हाँ मिलाई। अरे छोड़ो भी, अभी 4 दिन में जो जमा पूंजी है वह खत्म हो जाएगी। आकर मेरी मिन्नतें करेगी कि कोई अच्छा रिश्ता है तो दिखा दो भला, घर बैठे पेट थोड़ी भरता है। शीतल मौसी ने नफरत से सिर झटक कर कहा तो उनके साथ बैठी सारी औरतों ने सर हिला दिया। सभी को इंतजार था कि कब मैना मदद के लिए हाथ बढ़ाती। अंदर ही अंदर औरतें उसकी सुंदरता से जलती थी। सिर्फ औरतें नहीं, मोहल्ले के सारे बदमाश और आवारा लड़के भी इसी इंतजार में थे कि कब मैना भूख और मजबूरी के हाथों परेशान होकर घर से बाहर निकले परेशान और वह उसका फ़ायदा उठाए। उन्हीं में एक सेठ धनीराम भी था, वहीं दुकान वाला जो मैना पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। वह तो उंगलियों पर दिन गिन रहा था कि कब मैना के घर से खाने पीने का सामान खत्म हो और वह दोबारा से उसकी दुकान पर आए। पर तू उस औरत को इंतजार क्यों कर रहा है? तू तो शादीशुदा है, तेरे 4 बच्चे हैं, तुझे किस चीज़ की कमी नहीं? उसके दोस्त ने उसकी भूखी नजरें मैना के दरवाजे पर जमी देखी तो हैरत से पूछने लगा। जवाब में धनीराम जोर से हंस बोला, मुफ्त का माल कौन छोड़ता है भाई? और यह तो माल इतना सुंदर है कि ढूंढने से भी ना मिले। मेरी पत्नी को देखा है तूने? 12 माह की धोबन लगते उसके सामने यह मैना तो किसी नाजुक हिरनी से कम नहीं। शादी नहीं करूंगा, उसे बस कुछ दिन साथ रखूंगा, 2-4 हजार देकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा और बस अपना काम खत्म। धनीराम ने मक्कारी से आंख मारते हुए अपने दोस्त से कहा तो वह जैसे समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा।
सारे ही मोहल्ले को इंतजार था कि मैना कब उनके आगे हाथ फैलाए, मगर मैना स्वाभिमानी थी। उसे पता था जितेश के मरने के दिन सब उसे छोड़ छाड़ कर अपने अपने घरों को निकल गए थे। अब पुकारने पर भी कोई उसके मदद को नहीं आएगा। जितेश को मरे 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन गली मोहल्ले में चबूतरे पर बैठे लोग चौंक उठे। मैना के घर की ओर जमी नजरें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसके दरवाजे पर काले रंग की गाड़ी थी और गाड़ी के अंदर एक सूट बूट वाल पहने आदमी निकला और मैना का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला और वह आदमी अंदर चला गया। सबकी आंखें विश्वास से फैल गई। भला मैना जैसे गरीब औरत इतने अमीर आदमी से क्या संबंध है। लगभग आधे घंटे तक आदमी मैना के घर से अंदर रहा और फिर बाहर निकल आया। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग बैठे सभी अगले दिन भी इंतजार करने लगे कि गाड़ी दोबारा आए, लेकिन गाड़ी वाला तो नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह ही मैना के घर से नित्य पकवान बनने की खुशबू आने लगी। अरे आरती देख रही है, कैसी खुशबू उठ रही है। मैना के घर से लगता है कुछ अच्छा बना रही है। भला इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। घर में बंद पड़ी है, पिछले 1 महीने से कमाने वाला कोई है नहीं। ऐसे लोगों की तो दाल सब्जी भी नहीं पूरी होती, और यह इतने अच्छे पकवान बना रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मैना की पड़ोसन से कहा तो वह भी सर हिलाने लगी। हाँ मौसी, कल रात भी ऐसी ही खुशबू आ रही थी। लग रहा है कि गाजर का हलवा बना रही है। ना जाने इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। बच्चे भी अब रोज स्कूल जाते हैं और ऐसे पक्के हैं कि जिनसे जितना मर्जी पूछ लो कुछ बोलते ही नहीं। आरती ने कहा तो शीतल मौसी घूरकर मैना के घर की ओर देखने लगी। सिर्फ किसी ने किया, मोहल्ले पर हर घर जैसे मैना की जासूसी पर लग चुका था। और मामला था भी कुछ गड़बड़ वाला, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के फौरन बाद ही मैना के घर में खाना बनने की खुशबू आने लगती। रोजाना एक नई डिश की खुशबू आती। बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म में स्कूल जाते। सेठ धनीराम इन सब से कुछ ज्यादा ही बेचैन था। वह शाम के बाद दुकान बंद करके अपने घर चला जाता था। एक दिन सामान पहुंचाने वाले लड़के से कुछ देर हो गई। मजबूरन धनीराम को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, मगर रात होने लगी तो वह बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। वह घर जाकर टीवी देखा करता था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ने सामान उतारना शुरू कर दिया। सामान रखते रखते रात का अंधेरा फैल गया। सेठ धनीराम दुकान बंद करके पलटने ही वाला था कि अचानक वह चौंका। मैना के घर के अंदर से कोई बाहर निकल रहा था। धनीराम ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वह कोई और नहीं बल्कि मैना थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और जल्दी से दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा काले रंग का थैला था जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था। धनीराम जल्दी से दुकान के अंदर रखे काउंटर की ओर में छुप गया। वह नहीं चाहता था कि मैना जाते हुए उसे देखे। आज तो वह पता लगा ही लेगा कि मैना का क्या चक्कर चला रही है। रात के समय वह यूं छुपते छुपते हाथ में क्या लेकर जा रही थी और आखिर वह कहाँ जा रही थी। मैना सेठ धनीराम की दुकान के आगे से निकली तो चुपके से धनीराम भी अपने काउंटर के पीछे से निकल आया। गलियां सुनसान सी, अंधेरा चारों ओर फैल चुका। इसके पीछे पीछे रोड तक चला आया। मैना रोड से दाएं ओर मुड़ गई। वह एक छोटी सड़क के किनारे खड़े होकर किसी का इंतजार करने लगी। वह बार बार बेताबी से चारों ओर देखे, जैसे अंधेरा फैलने से डर रही हो। थोड़ी ही देर के बाद मैना के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। धनीराम बुरी तरह से चौंका। यह वही काले रंग की गाड़ी थी जो उस दिन मैना के घर के सामने आकर रुकी थी। मैना ने गाड़ी के रुकते ही दरवाजा खोलकर कोई बात कही। अंदर बैठे आदमी ने उसकी बात सुन ली थी। धनीराम मैना से काफी दूरी पर खड़ा था। उसे वहां से नजर तो नहीं आ रहा था कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, मगर उसे अंदाजा हो रहा था कि वह कोई आदमी है। मैना उस आदमी से कोई बात की और हाथ में पड़ा हुआ थैला गाड़ी के अंदर रख दिया। आदमी ने भी जवाब में मैना को कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आगे चली गई। मैना संतुष्ट अंदाज में वापस आ रही थी। उसने इधर उधर देखा और चेहरा घूंघट में छुपा रखा था, लेकिन अब उसकी चाल में जल्दबाजी न थी। वह अपने ही विचारों में गुम रोड के से अपने घर की ओर वाली गली में मुड़ी। अचानक से धनीराम उसके सामने आ गए। मैना घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। पकड़ी गई ना। कौन सा काला धंधा कर रही है, क्या बेच रही है, ड्रग्स बेचती है या कोई नशा, या फिर कोई और ही काम है तेरा जिसे तुझे घर बैठे कमाई हो रही है। देख रहा हूँ मैं आजकल बड़ी बड़ी कारें और गाड़ियां तेरे घर के सामने रुकती है। गलत काम कर रही है ना तू। कल सारे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके बताऊंगा और फिर तुझे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तू जैसी औरतों को यही काम है। इज्जत से मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे और आप गलत काम करके पैसा कमा रही है। धनीराम ने नफरत भरे स्वर में कहा तो मैना बुरी तरह से घबरा गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उसे निकलना चाहा, लेकिन धनीराम ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। तुझे तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि मुझे ठुकराने का नतीजा क्या होता है। मूछो
पर हाथ फिराता हुआ वह मैना को धमकी दे रहा था। मैना घबरा गई। उसने एक जोरदार धक्का धनीराम को दिया और तेजी से आगे भागने लगी। भागते भागते उसके सांस फूल गई। उसने घर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर दरवाजे के साथ लगी एक फूट फूट कर रो रही थी, जबकि बाहर खड़ा धनीराम आग बबूला हो रहा था। करता हूँ इसका कुछ बंदोबस्त, उसने दिल ही दिल में सोचा और घर को मुड़ गया। पूरी रात धनीराम को चैन की नींद नहीं आई। रह रहकर मैना का चेहरा उसकी आंखों के सामने फैल रहा था। देख ऐसा खेल खेलूंगा कि खुद ही मेरी झोली में आ गिरेगी। सुबह उठते ही उसने सोचा। उसने मोहल्ले के सारे लोगों को अपनी दुकान के पास जमा किया। देखो भाइयों, हम शरीफ लोग हैं, शरीफ मोहल्ले में रहते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में ही गलत काम होने लगे तो हमारी बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। यह मैना बड़ी सीधी और शरीफ औरत बनती है, लेकिन मुझे यह बताओ कि पिछले कई महीनों से इसके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। महंगे खाने बनाते इसके बच्चे, महंगे कपड़े पहनते हैं। आखिर यह सब कुछ कैसे हो रहा है। जरूर कोई गलत काम कर रही है, सेठ धनीराम ने कहा तो सभी आदमी सर हिलाने लगे। हाँ हाँ भाई, हम भी यही सोच रहे थे। शीतल मौसी धनीराम की दुकान पर सामान लेने आई थी। उन्होंने जो इतने सारे आदमियों के सर जोड़कर बैठे देखा तो चौंक गई। यहाँ पर क्यों जमा हो तुम सब लोग, उन्होंने पूछा तो धनीराम ने उन्हें भी सारी बात बता दी। शीतल मौसी तो पहले ही दुश्मन थी। अरे मैं भी तो यही सोच रही थी। जरूर कोई उल्टा सीधा काम करते, ऐसी औरतों को तो धक्के देकर मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी और इसी समय इसको चुटकी से पकड़ो और निकालो बाहर, शीतल मौसी ने कहा तो सब ने उनके हाँ में हाँ मिला दी। शीतल मौसी लपक कर गई और आस पड़ोस के घरों से कुछ औरतों को जमा करके ले आई। कई आदमी और औरतों का यह झुंड मैना के घर के ठीक सामने जाकर जमा हो गया। सेठ धनीराम ने आगे बढ़कर जोर से मैना का दरवाजा बजाया। कौन ने, अंदर से मैना के बेटे की मासूम सी आवाज सुनाई दी। तो धनीराम भड़क कर बोला, खोलो दरवाजा माँ के चमचे, अब तो तुम लोगों का खेल खत्म करके रहूंगा। शरीफों के मोहल्ले में गंदगी फैला रखी है, खोल दरवाजा। धनीराम ने एक जोरदार लात कमजोर से दरवाजे पर मारी। मासूम सा बच्चा घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और झुंड अंदर आ गए और दाएं बाएं नजर दौड़ाने लगा और जैसे उन्हें आंगन में ही मैना कोई न कोई जुर्म करती नजर आएगी। मगर छोटा सा आंगन खाली था। मैना के बच्चे खेल रहे थे। एक बड़ी बेटी किताबें खोल रखी थी। कहाँ है तेरी माँ, बता जल्दी, नहीं तो रख कर दूंगा। एक धनीराम ने मैना के बेटे को गिरेबान पकड़ उसको धमकाए तो उसने घबराकर किचन की ओर इशारा कर दिया। सुबह सुबह हराम के पैसे ना जाने कहाँ से आ रहे हैं। इसके पास सारी और तेरा पकाकर किचन में चली गई। छोटा सा किचन था। अंदर का दृश्य देखते ही एक पल के लिए तो सभी स्तंभ रह गई। किचन के अंदर मैना खड़ी थी। 4 बर्नर वाले बड़े से काउंटर के ऊपर उसने अलग अलग तरह के पतीले गैस पर चढ़ा रखे थे और तेजी से हाथ चलाते हुए उन सब में खाना बना रही थी। उसके सामने शेल्फ पर एक छोटा सा मोबाइल पड़ा था। मैना शायद अपने काम में इतनी व्यस्त थी क्योंकि उसे आंगन में होने वाले शोर का अंदाजा तक न हुआ। शीतल मौसी ने लपक कर आगे बढ़कर मैना को उसकी चुटियों से पकड़ लिया। बस कर खाने बनाने महारानी, हमें अंदाजा हो गया है कि तू चरित्रहीन औरत है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल जाए यहाँ से। तू जैसे कंगाल औरत के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि तू एक टाइम में 4-4 डिशें बना रही है, शीतल मौसी ने कहा। मैना तो इस अचानक हमले पर घबरा सी गई थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पूछना क्या है मैना, बता रही रहा। वह काली गाड़ी वाला आदमी आता है, इसके पास वहीं देकर जाता होगा पैसे। न जाने क्या करती रहती है सारा दिन घर में बंद होकर। धनीराम के साथ दूसरे आदमी भी एक आवाज होकर बोल पड़े तो मैना की आंखों से आंसू आने लगे। तभी सेल पर रखा मोबाइल बजने लगा। अरे किसी आशिक का फोन आ रहा है, धनीराम ने कटीले अंदाज में कहा। चल उठा, हमारे सामने बात करो और स्पीकर ऑन कर। शीतल मौसी ने मोबाइल उठाकर मैना के हाथ में पकड़ा दिया। मैना आंसू भरी आंखों से कॉल रिसीव करके मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। दूसरी ओर कोई आदमी था और कह रहा था कि मैना जी, आपने जो कल खाने बनाए थे उसकी रेसिपी तो यूट्यूब पर वायरल हो गई। मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा सफल हो गया। लाखों की कमाई हुई है, लाखों की कमाई में से आपका हिस्सा जरूर मिलेगा। मैं आपको दिल से अपनी बहन माना है। घर बैठे आपको काम की ज़रूरत थी। जितेश मेरा दोस्त था, अगर मैं उसके साथ बैठकर आपका भेजा हुआ लंच नहीं खाया होता, मुझे पता ही ना होता कि आपके हाथ में इतना स्वाद है। आप जैसी विधवा और ज़रूरतमंद औरत की मदद करके मुझे दिल से खुशी मिली होती। इस महीने आपकी जितनी कमाई बनती है मैं आज रात को आपको पहुंचा दूंगा। जब आप खाना देने के लिए आएंगे तो गाड़ी में खाना रखते हुए ड्राइवर से अपने
पैसे भी ले लेना। दूसरी ओर कोई आदमी कह रहा था। सारे लोग फटी फटी आंखों से मैना को देख रहे थे। मैना के ओके कहकर फोन काट दिया क्योंकि आंखों से आंसू थे। यह सब क्या है, शीतल मौसी ने कड़क स्वर में कहा तो मैना फुट फुट कर रो दी। आप लोगों में से मदद करने तो कोई नहीं आया, लेकिन शक करने सब आ गए। मैं विधवा औरत हूँ, मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं सुंदर हूँ और मैं किसी मर्द की बातों में नहीं आई। जितेश लेकर जाते थे। उनके मरने के बाद उनका यह दोस्त एक दिन घर आया। वह यूट्यूब पर अपने दुकानों का चैनल बनाना चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं रोजाना खाने बनाकर उसके लिए मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके उसे पहुंचा दूं। जो खाने में बनाती थी ये वह खाना रोजाना रात को जाकर उसके ड्राइवर अपने घर वालों के लिए ले जाता था। वह मुझे महीने के कुछ रुपए दिया करता था, उसे ही मैं अपना और अपने बच्चों को गुजारा कर रही थी। मैना ने इशारे से कहा। उन्हें एक और दिखाई जहां उन्होंने एक मोबाइल सेट करके रखा। मोबाइल देखा तो सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो कुछ उन्होंने किया था वह सब का सब मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका था। शर्मिंदगी से सबको सांप सूंघ गया। शीतल मौसी सबसे ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। एक औरत होते हुए उन्होंने दूसरी औरत की मजबूरी को नहीं समझा, लेकिन अभी वह सब लोग वहीं खड़े थे कि अचानक दरवाजा खुला और इस बार वहीं काली गाड़ी में बैठा हुआ आदमी अंदर आ रहा था और बौखला तो अंदर आ रहा था। मैना जी, क्या हो रहा है? आपके घर में यह सब कुछ लाइव जा रहा है। यूट्यूब पर हजारों लोगों ने उसे देख लिया है। क्या आपके मोहल्ले के लोग आप पर ऐसे ही अत्याचार करते हैं और आप पर लांछन लगाते हैं? और इस तरह कई लोग तो पुलिस को सूचित कर रहे हैं कि इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। वह आदमी शायद कहीं रास्ते में था और सीधा मैना के घर चला आया था। मैना हक्का बक्का रह गई। सारे आदमी आए बाय साय करने लगे। उन्होंने भलाई इसी में जानी कि फटाफट मैना के घर से निकल जाए। मैना से माफी मांगते सभी एक एक करके घर से निकलने लगी। शीतल मौसी भी बहुत शर्मिंदा थी। साथ आई हुई औरतों में से कहने लगी, हमें तो तुम पर कोई शक नहीं। यह शीतल मौसी बातें बनाया करती थी, यही हमें लेकर आई थी। इतना कहते हुए एक एक करके घर से निकल गई। मैना मुस्कुरा देती। पुलिस सच में थोड़ी देर के बाद आ गई। उन्होंने आसपास के घर में जाकर हर उस आदमी को खूब धमकियां दी जिन्होंने मैना को परेशान किया था। मैना का चैनल रातों रात वायरल हो चुका था। उस आदमी ने आमदनी का आधा हिस्सा वादे के मुताबिक मैना के हाथ पर रख दिया। वह खुश थी कि विधवा होने के बाद भी भगवान ने उसकी मदद की थी। उस आदमी ने जाते ही भगवान के चरणों में गिर गई। लोगों ने उसका बुरा करना चाहा, लेकिन सही मौके पर उसकी लाज रख ली, उसका सम्मान भी रख लिया।